हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस चैप्टर का नाम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है और हम इसी को पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको सारे एग्जांपल्स लर्न करवाऊंगी और सारे डायग्राम्स भी रिवाइज करवाऊंगी, याद करवाऊंगी उसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे अपने नोट्स साथ साथ मेरे साथ साथ जो भी मैं लिखने वाली हूँ वो आप लिख सकते हो। तो आपके बहुत ही प्यारे और अच्छे से शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे जो कि आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत अच्छा हेल्प करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइड्स प्रिपेयर कर रखे हैं ना, डायग्राम्स। तो यहाँ पे मैं कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ने वाली। अब बात आती है इस चैप्टर को मैं कितने पार्ट में कवर करूंगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में करूंगी। ये पहला पार्ट है, ठीक है। और पार्ट 1 में मैं क्या कवर करने वाली हूँ, फैमिलीज को छोड़ के मैं बाकी सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ देखो और लर्न करो, ठीक है, और लिखते जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी कि देखो, कुछ चीजों में तो मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगी, ठीक है। और आप कोशिश करो कि जो मैं वर्ड बोल रही हूँ आप उसको तुरंत आप इमेजिन करो वो कैसा दिखता है, और तुरंत उस कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी का मैं एग्जांपल बताती हूँ, आप उसको उसी वक्त याद करने की कोशिश करो, ठीक है। पूरे नोट्स जब बन जाएंगे, जब भी आप पूरे नोट्स एक बार बना लोगे, तो नोट्स बनाने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर उस पूरे नोट्स को रिवाइज करो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज और, ये डायग्राम्स तो मैंने यहाँ पे बनाए, ठीक है। इन डायग्राम्स को आप सिर्फ देख लो और जितनी भी चीजें मैं लिखूंगी आप उसको जितना छोटा छोटा हो सके उतना छोटा छोटा करके आप एक पेज के अंदर उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपका बनेगा नोट्स। ज्यादा से ज्यादा आप 2 पेज के अंदर लिख लो, ओके। चलो, अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है एनाटॉमी, तो वो हो जाता है हमारे इंटरनल चीजें के। वहां पे जब हम टिश्यू लेवल की बातें करते हैं कि किस टाइप की टिश्यू मौजूद है, उसका क्या फंक्शन है। इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर की बात करें, भाई लीव्स है, ठीक है, स्टेम है, रूट्स है। जो पहली रूट निकलती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। अब उस रूट से ब्रांचेस जो बन रही हैं उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं हमारे एक्सटर्नल फीचर्स, ओके। तो अब जैसा कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये बहुत ही आपको बेसिक सी चीजें बताता है जो कि हर एक बच्चे को पता ही होती है, बायोलॉजी स्टूडेंट को, कि भाई फ्लावर किसको बोलते हैं, फ्रूट किसको बोलते हैं, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है, ठीक है। ये सारा हमारे शूट सिस्टम में आ जाता है। फिर हमारे रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी रूट हो गए, सेकेंडरी रूट्स हो गई, ठीक है। बड और नोड क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। चलो, अब चैप्टर के शुरू में हमें ये जो डायग्राम दे रखा है इसको देख लो। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, देखो, ये सबसे पहला जो डायग्राम है, आपको जब भी एक सीधी ऐसी रोड दिखे मेन, तो ये होती है हमारी टैप रूट। फिर जो हमारी ये इस तरीके से निकलती है ये हो जाती है हमारी फाइब्रस रूट, ओके। अब अगर हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो एडवेंटिशियस रूट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो, रूट हमारी किससे निकलती है, रेडिकल से निकलती है। और जब भी अगर रेडिकल को छोड़ के किसी भी और हिस्से से अगर रूट्स बन जाए, जैसे स्टेम से बन जाए या फिर लीफ से बन जाए, तो ऐसी रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ओके। एक तरीके से ये हमारी ट्रू रूट्स नहीं होती है, हमारी एक तरीके से फॉल्स रूट्स भी होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो नोट्स में अब सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, आप रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारी एनसीईआरटी में बताया कि भाई 3 तरीके की रूट, टैप रूट हो गई, फाइब्रस रूट हो गई, ठीक है, और तीसरी हमारी हो गई एडवेंटिशियस रूट, ओके। तो इन तीनों को आप इसी तरीके से लिखोगे, एडवेंटिशियस रूट्स, ओके। अब देखो, अब मैं नीचे इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन और बताती हूँ कि टैप रूट के बारे में बोला गया कि ये जनरली डाइकॉट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, डाइकॉट, मतलब ऐसे सीड्स जो हमारे क्या होते हैं जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन होता है, ठीक है। तो फाइब्रस हमारे किस में पाया जाएगा, मोनोकॉट में पाया जाएगा, ऑलराइट। चलो, अब इसके एग्जाम्पल, तो टैप रूट का ना एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, क्या एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में यहाँ पे, मस्टर्ड, ओके। ऐसे तो इसके एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है वीट। अब आपको पता है ना वीट क्या होता है, तो वीट को अपने दिमाग में इमेजिन करो, तो ये हो गया हमारा फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल। अब एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल, भाई सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे क्या आ जाएगा, बैनियन, ठीक है, क्या आ जाता है, बैनियन ट्री, ओके। दूसरा एग्जाम्पल आएगा हमारा ग्रास, ऑलराइट। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा मॉन्स्टेरा। तो ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें दिए हुए हैं, ओके। तो टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट,
ठीक है, और इनके ये एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट चीज हम इस पे आ जाते हैं। अब आपको रूट के फंक्शन पता होने चाहिए। आप देखो रूट के फंक्शन आप एनसीईआरटी में जाकर के रीड करो कि क्या लिखा हुआ है कि रूट्स क्या क्या करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है, हमारा डिफेंस में यूज होता है, क्या क्या है वो वहीं से पढ़ो। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि रूट की मॉडिफिकेशन क्या, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, अब देखो मतलब क्या है कि रूट का जो अपना काम है, अब रूट मॉडिफाई हो गया है और जो अपना काम वो करता है अब उससे हट करके वो कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। तो रूट का मेन काम होता है हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। पर अगर रूट हमारा एब्जॉर्प्शन के अलावा मॉडिफाई होकर के कुछ और करने लग जाए, कुछ और क्या करने लग जाए, जैसे कि सबसे पहली मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम, स्टोरेज, ठीक है। अगर वो किसका काम करने लग जाए, स्टोरेज का, मतलब वो फूड को स्टोर करने लग जाए, ठीक है। तो अगर हमारी टैप रूट मॉडिफाई हो गई, किसके लिए मॉडिफाई हो गई, हमारी स्टोरेज के लिए मॉडिफाई अगर हो गई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल आप याद करो, कैरेट हो गया, ठीक है, और टर्निप हो गया। क्या हो गया, कैरेट और टर्निप। अभी आप देखोगे ना लास्ट में तो बहुत सुंदर नोट्स बनने वाले हैं आपके, ठीक है। तो आप भी एक साथ लिखते जाओ, आप सिर्फ राइटिंग वर्क करो, ओके। टैप रूट। अब नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, एडवेंटिशियस रूट। तो मतलब अगर हमारी एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो गई स्टोरेज के लिए, तो ऐसा किस में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, ठीक है। देखो स्वीट पोटैटो इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी बात करी गई है इसकी, है ना, इवोल्यूशन चैप्टर में। तो हमें पता होना चाहिए कि एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज के लिए, किसमें, स्वीट पोटैटो में। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मतलब एक तो चलो स्टोरेज के लिए हो गया, दूसरा और किस चीज के लिए मॉडिफाई होता है, सपोर्ट। मतलब अगर रूट जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो गई कि वो किसी तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल आता है हमारा, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है प्रॉप रूट्स, ठीक है। कैसे रूट्स, प्रॉप रूट्स। दूसरा एग्जाम्पल हमारे क्या हो गया, स्टिल्ट रूट्स, ओके। तो प्रॉप रूट्स हो गई, स्टिल्ट रूट्स हो गई। अब इसके एग्जाम्पल आप याद करो, प्रॉप रूट्स के क्या एग्जाम्पल दे रखा है, बैनियन ट्री। अब आपने बैनियन ट्री के लटके हुए जो देखे हैं ना, जो लाइक प्लांट होता है, तो ये रूट्स इस तरीके से लटक रही होती है, तो यही होती है हमारी प्रॉप रूट्स। तो ये इसको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हम स्टिल्ट रूट की बात करते हैं। तो स्टिल्ट रूट होता है हमारे दो चीजों में, एक तो मेज हो गया और दूसरा हो गया हमारा शुगर केन, ओके। इमेजिन करते जाओ, आपको एक और बार ये नोट्स करने के बाद पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। ये मत सोचो कि इस लेक्चर के एंड में याद हो जाएगा, ओके। पर हाँ, अगर अभी आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको पक्का 80% इस चैप्टर का याद होने वाला है, ठीक है। चीज, अब तीसरी चीज जिसके लिए रूट मॉडिफाई होता है वो होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है रूट। तो ऐसी रूट जो कि रेस्पायर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है उनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। और ये किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं राइजोफोरा में, ओके। तो राइजोफोरा में ये पाई जाती हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज स्टेम, ठीक है। चलो भाई, अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, स्टेम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टेम की जब हम बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टेम हमारा शूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ स्टेम में क्या क्या चीज होती है, सबसे पहले तो आपको पता है स्टेम जो हमारा शूट सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। अब स्टेम में क्या क्या चीजें आती हैं, आपको पता है कि स्टेम में ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है, लीव्स आ जाती हैं, ओके। फिर ब्रांचेस होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर होता है, इसी पे फ्रूट आता है। तो ये सब चीजें हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब स्टेम में और क्या होता है, स्टेम में होता है हमारा नोड्स, ठीक है। मतलब नोड्स क्या होते हैं, नोड्स एक ऐसे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं जहाँ पे लीव्स बॉर्न होती हैं। क्या होती हैं, मतलब जहाँ से लीव्स अटैच होती हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, लीव्स बॉर्न होती है, ओके। अच्छा, और क्या होता है, हमारा बर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स जो हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं, मतलब बर्ड्स एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से हमारी उससे स्टेम ब्रांचेस बन सकती है, लीव्स बन सकता है, फ्लावर बन सकता है, फ्रूट बन सकता है, ये सब चीजें बन सकती है, ठीक है। तो बर्ड्स में बोला गया कि भाई दो तरीके की हो सकती है, एक तो हो सकती है हमारी एक्सिलरी और एक हो सकती है हमारी टर्मिनल। ये चीजें बताई गई हैं, ओके। अब चलो, अब अगले उस पे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सीधा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे आ जाते हैं, ठीक है।
तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की जब हम बात करते हैं तो देखो, अभी आपने रूट्स की बात करी है ना, तो मैं एक बार छोटा सा रिकॉल करवा दूं इसको वापस से। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में देखो 3 चीजों के लिए होता है, एक तो स्टोरेज, सपोर्ट और रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए नेमेटोफोर्स हम बोलते हैं और किसमें होता है, राइजोफोरा में। सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स हो गए, स्टिल्ट रूट हो गया जो कि मेजर शुगर केन में हो गया। प्रॉप रूट्स हमारे बैनियन ट्री, और स्टोरेज के लिए हमारा टैप रूट होता है कैरेट और टर्निप में, और एडवेंटिशियस रूट होता है स्वीट पोटैटो में। ठीक है, अब हम बात जब करते हैं मॉडिफिकेशन स्टेम की, तो स्टेम किस लिए मॉडिफाई हो, तो सबसे पहली चीज स्टेम किसके लिए मॉडिफाई होती है, तो एक तो ये भी स्टोरेज के लिए होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी मॉडिफिकेशन स्टेम की मॉडिफिकेशन है और कौन सी रूट की मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अब जब स्टोरेज के लिए बात करते हैं, स्टोरेज के लिए देखो आप पोटैटो याद रखो। ठीक है, देखो स्वीट पोटैटो एक रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो पोटैटो हो गया, फिर जमीकंद हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है जमीकंद क्या होता है तो आप देखो ना, सर्च करो इसके बारे में, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया जमीकंद एक ही जैसा आपको खाने में लगता है। ठीक है, बट आप इनकी जाके पिक्चर देखो, फिर आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है, तभी आपको याद होंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, टर्मरिक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हमारे मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होती है इसकी किसके लिए, सपोर्ट के लिए होती है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट के लिए क्या होता है यहाँ, अब जो यहाँ पे हमारी एक्सिलरी बड है, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती है। कौन, एक्सिलरी बड। अब एक्सिलरी बड क्या करती है भाई, अब देखो ये अलग अलग चीजों में हमारी डेवलप हो सकती है। हो सकता है एक्सिलरी बड हमारी स्टेम टेंड्रिल में बदल जाए, किस में बदल जाए, स्टेम टेंड्रिल, है ना, टेंड्रिल कैसा ऐसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, या फिर ये हमारी थॉर्न्स में बदल सकती हैं। ओके, चलो अब आप सोचो, देखो अभी टेंड्रिल ना आगे लीफ में भी आने वाला है, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि लीफ टेंड्रिल में बदल गया और दूसरी जगह में बोलूँ स्टेम टेंड्रिल में बदल गया है, ठीक है, कि स्टेम जो है वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो स्टेम किन चीजों को होल्ड करने वाला है, वो थोड़ी बड़ी और भारी भरकम चीजें होने वाली है। ठीक है, तो जब भी हम भारी भरकम चीजों की बात करेंगे तो हमेशा हमें याद रखना है कि जितने भी ये हमारे गॉड्स हो गए, ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आ जाता है, कुकुम्बर आ गया, ठीक है, पंपकिन आ गया, नेक्स्ट वाटरमेलन आ गया। आपको पता होगा ये सब चीजें क्या होती है ना, तो इन सब को अभी तो देखो ना, ये कितने भारी भारी हैं, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। वाटरमेलन हो गया, तो क्या इसको लीफ की टेंड्रिल होल्ड कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये बड़ी बड़ी चीजों के लिए जब भी टेंड्रिल आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्टेम टेंड्रिल होगा। ओके, अब थॉर्न्स की जब हम बात करते हैं तो थॉर्न्स किस में डेवलप होता है, बोगनविलिया। ठीक है, एक तो हमारा हो गया बोगनविलिया, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा सिट्रस। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा सपोर्ट वाले में। अब तीसरी चीज जिसके लिए हमारा मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। मतलब स्टेम क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, वो तो लीव्स करती है ना, स्टेम तो नहीं करती, पर कुछ कुछ केसेस में स्टेम भी करती हैं, अगर हमारी स्टेम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गई है तो। ठीक है, अब देखो हमारी फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम जो है वो क्या होती है, जैसे कुछ केसेस में स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाती है, एकदम चपटी सी हो जाती है, फ्लैट एंड। ठीक है, या फिर वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। अब इसका एग्जाम्पल याद रखो, फ्लैट एंड में क्या आ जाता है हमारा, ओपेंशिया आ जाता है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल में हमारा एग्जाम्पल आ जाता है यूफॉर्बिया। ओके, यूफॉर्बिया। चलो, तो स्टेम की नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है स्टोलन। ठीक है, अब देखो स्टोलन में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जैसे जो प्लांट है, जैसे ये मान लो प्लांट है ना, तो इसकी लेटरल एक ब्रांच निकलेगी और वो थोड़ा सा एरियली ग्रो करेगी और फिर आर्च डाउन नीचे चली जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर ये एक न्यू पार्ट रीजनरेट कर लेती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टोलन। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, मिंट एंड जैस्मिन में पाया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो रनर। ओके, अब रनर में क्या बोला जाता है कि अंडरग्राउंड स्टेम होती है कुछ प्लांट्स की,
वो कैसे, मतलब वो न्यू नीशेस तक ग्रो करती है, मतलब आगे बढ़ती जाएगी, पुराना वाला हिस्सा जो है वो खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, हमारा ग्रासेस में पाया जाता है। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट है ऑफसेट। अब ऑफसेट तो बहुत ही फेमस है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, मतलब एक ही जगह पे हमें एक तरीके से जड़ों का गुच्छा मिल जाएगा और उसी के ऊपर बहुत सारी पत्तियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं ऑफसेट। ये किस में पाया जाता है, पिस्टिया एंड इकॉर्डिया में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट जो दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज सकर। अब सकर हमारा जो है, इसमें किस तरीके से होता है कि जो ब्रांच है वो नीचे अंडरग्राउंड नीचे इस तरीके से ग्रो करेगी और फिर ये अपवर्ड ग्रो करने लग जाएगी और एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो यह हमारा किसमें पाया जाता है, बनाना और क्राइजेंथेमम में, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम ये बात करते हैं। अब देखो रूट्स में ना एक ये वाला डायग्राम आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि इस रूट में ना, ये तो काफी बार पूछा गया है कि सबसे नीचे यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है रूट कैप, ठीक है। और इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे सेल्स बहुत ही रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, ओके। फिर उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, उससे भी ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही रूट हेयर्स बाहर आते हैं, ओके। आप इनके बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल्स एनसीईआरटी की लाइन में जाके पढ़ो, ओके। चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले लीव्स। तो लीव्स में अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो डायग्राम में देखो, तो ये हो गया हमारा लमाइना, है ना, ये जो हमारा ऊपर जो ये सरफेस हो गया, ओके। ये हमारी हो गई वेन्स, ठीक है। और वेन्स में ये जो बीचों बीच आती है इसको हम बोलते हैं मिडरिब, ओके। फिर ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पेटियोल। फिर यहाँ पे ये छोटा सा हिस्सा रह जाता है जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल। और ये जिससे निकल रहा है, लीव जिससे निकल रही है, उस बर्ड को बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा बोलते हैं लीव पीस। तो ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो दोनों डायग्राम दिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लीफ के। तो हमें वेनेशन देखने को मिलती है दो तरीके की, है ना, कि मतलब वेन जो है वो उसका किस तरीके से, अगर वेन जो है वो एक नेटवर्क बना रही है ना, बहुत ज्यादा इस तरीके से, मतलब डिवाइड ही होती जा रही है, तो ऐसे नेटवर्क वाले वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर हमें देखे कि भाई पैरेलल लाइंस जा रही है, जैसे इस तरीके से पैरेलल लाइंस आपको देखने को मिले, तो ये होती है हमारी कौन सी वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ओके। तो हमारे डाइकॉट में देखने को मिलती है ये वाली, ये किस में देखने को मिलती है, डाइकॉट में। और ये हमें देखने को मिलती है मोनोकॉट में, ओके। तो ये चीज आप याद रखो। और हाँ, लीव्स किस तरीके से निकलती हैं स्टेम पे, उसकी चीज ये याद रखो कि लीव्स जो है, लीव्स आर बॉर्न इन एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ये चीज आप यहाँ पे याद रखो, लीव्स के लिए एक्रोपिटल अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, लोगों का सपना होता है ना कहाँ जाने का, एलए जाने का, है ना, लॉस एंजलिस। तो याद रखो, एल से लीफ और ए से हमारा एक्रोपिटल अरेंजमेंट, ऑलराइट। तो ये हमारा याद रखो, एलए जाना है भाई एक दिन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लीफ की, ठीक है। तो अब लीफ में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक्रोपिटल अरेंजमेंट में होता है। अब देखो, हम लीफ को ना थोड़ा आगे पढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज जान लो कि लीफ जो होती है ना, जैसे अब मैंने बोला कि सिंपल लीफ है, ठीक है। तो सिंपल लीफ का मतलब होता है कि जो इसका लमाइना है, मतलब जो इसका ये जो लमाइना है, लमाइना पे इन सीजन, जैसे अगर मान लो कहीं पे कुछ कट भी लग रहा है, तो वो कट इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जो कि उसके बीच में बीचों बीच जो वेन जा रही है, मतलब जो मिड रिब है, उसको टच नहीं करना चाहिए। तो तब तक हम उसको बोलेंगे सिंपल लीफ, ठीक है। और अगर मान लो कि कट लगा है, इस तरीके से कट लगा है कि वो बिल्कुल बीचों बीच आ गया है और उसने एक ही पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि उसने छोटी छोटी पत्तियां बना दी, जिसको हम बोलेंगे लीफलेट्स। क्या बोलेंगे, लीफलेट्स। तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मान लो कि इसी लीफ में कट लगाया कि उसने क्या किया कि इसी एक ही पत्ते के इतने सारे टुकड़े कर दिए, तो ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी, लीफलेट्स कहलाएगी। तो ये जो मिड रिब है, ये अब क्या कहलाएगी, जो हमारी कॉमन एक्सेस होगी, रैचेस कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं पेटियोल की। तो अब देखो, ये पूरा हमारा सिंपल लीफ है, ये हमारा पूरा कंपाउंड लीफ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पेटियोल की, तो देखो यहाँ पे भी बड होगा और यहाँ पे भी बड होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि बड विल बी प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड बोथ लीव्स, ठीक है। बट इट विल नॉट बी प्रेजेंट एट द
एट द एक्सिल ऑफ लीफलेट, ठीक है, मतलब कि लीफलेट के यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। ओके, यहाँ पे कैसे हो सकता है भाई? तो आपको दिख रहा है ना कि ये तो इससे ही बना हुआ है, मतलब लीफलेट जो है वो तो इससे बने हुए हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स के एक्सिल पे यहाँ पे हमारा बड मौजूद नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं लीफ में। तो अब एक लीफ में कट किस तरीके से लगा, उसके वजह से जो कंपाउंड लीफ है ना वो दो तरीके की बन जाती है, जो आप पढ़ते हो कि एक तो हो गई हमारी कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ में हमारा क्या है, इस तरीके से, मतलब ये कट लगा कि भाई एक हमारी कॉमन रैचेज आ गई। ओके, और दूसरा, अब मान लो कि कोई एक लीफ थी और उस पर इस तरीके से कुछ कट लगा कि उसने एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे पत्ते जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। तो जब भी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होंगे तो हम उसको बोलेंगे पामेटली कंपाउंड। ये कैसा हो गया? पामेटली। अगर आप अपने हाथ को देखो खोल करके पाम, तो पाम जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है? पिनेटली कंपाउंड लीफ बनता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ में आपके पास दो एग्जाम्पल आ जाते हैं, एक तो हमारा आता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा आता है हमारा पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में और पामेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल जो है हमारे, पिनेटली का जो दिया वही याद रखो, नीम, और पामेटली का भी सिल्क, कॉटन। बस यही एग्जाम्पल याद करो, एनसीईआरटी में यही दिया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, फाइलोटैक्सी। अब भाई फाइलोटैक्सी होती क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स किस तरीके से अरेंज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे आपके तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो हो जाता है हमारा ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, मैं अभी मतलब भी साथ साथ आपको बता देती हूँ। दूसरा हो गया हमारा ऑपोजिट, ठीक है। तीसरा हो जाता है हमारा वर्ल्ड। ऑलराइट, अब ऑल्टरनेट में क्या होता है, जैसे कि ये जो मेन एक्सिस है हमारी, ठीक है। तो एक नोड पे एक ही लीफ होगी, एक नोड पे एक ही लीफ होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और ऑपोजिट में क्या है? एक ही नोड पे दो लीव्स होंगी, एक ही नोड पे दो लीव्स होंगी। तो इसकी वजह से कैसा, एक ऑपोजिट अरेंजमेंट तो आ ही जाएगा ना लीफ का, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। ओके, और वर्ल्ड में क्या हो जाएगा? एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीव्स, मतलब कुछ इसका ये दिखने में हमारा ना उसी तरीके दिखेगा जैसे ये आपको अभी पामेटली कंपाउंड में दिखा था। ओके, तो इसके एग्जाम्पल की बारी। तो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? चाइना रोज। आप इमेजिन करो चाइना रोज की पत्तियां कुछ इसे, देखो नहीं भी देखा ना तो इमेजिन करो ना, सोचो चाइना रोज की जो पत्तियां हैं वो ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होंगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल है मस्टर्ड एंड, तो चलो अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। ऑपोजिट में आ जाता हमारा गुआवा, ठीक है, फिर आ गया हमारा कैलोट्रोपियस। ओके, अब वर्ल्ड की बात करते हैं, इसमें क्या आ जाता है हमारा? अल्स्टोनिया आ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गए। अब फटाफट से मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की बात करते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, अब लीव्स भी तो मॉडिफाई होंगी ना भाई, कुछ ना कुछ काम के लिए। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीफ में अगर हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई फोटोसिंथेसिस करता है ना, खाना बनाता है। अच्छा, तो अब ये मॉडिफाई किस चीज के लिए हो रहा है? अब देखो ये मॉडिफाई हो रहा है हमारा टेंड्रल, मतलब सपोर्ट के लिए हो जाता है ना, टेंड्रल बन रहा है। अब देखो मैंने इससे पहले स्टेम टेंड्रल बनाया था, तो स्टेम जो है भारी भरकम चीज को उठाने के लिए हो सकती है, पर लीव जो है वो छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज है, जैसे कि पी हो गई हमारी, मटर है ना, तो इसके लिए जो टेंड्रल होगी वो हमारी किसकी होगी? एक लीफ की मॉडिफिकेशन होगी। नेक्स्ट, फिर स्पाइन्स में बदल जाता है कैक्टस। कैक्टस का एग्जांपल भाई इसमें नहीं बोलना, ठीक है। तो कैक्टस में जो स्पाइन्स हैं वो क्या है? एक तरीके से उसकी लीफ की ही मॉडिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन किस चीज की हो जाती है? स्टोरेज के लिए। अब ध्यान रखो तीनों चीजों में आपने स्टोरेज के लिए पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बड़ा ही फेमस आ जाता है हमारा अनियन एंड गार्लिक, है ना, पसंद नहीं है ना खाना बहुत से लोगों को, तो अनियन एंड गार्लिक, पर स्वाद तो यही डालते हैं खैर खाने में। चलो अगला, शॉर्ट लिव्ड एंड स्मॉल, ऐसा करके एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब ऐसी लीव्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और बड़ी छोटी छोटी होती हैं। वो कौन है भाई? हमारी ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। चलो
अगला एग्जाम्पल, अब अगला एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो है इंसेक्टिवोरस। भाई आपको पता है ना, ऐसी भी लीव्स होती है जो इंसेक्टिवोरस हो जाती है ना, फटाफट से इंसेक्ट को कैच करके खा लेती हैं। तो इसका फेमस एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, एक तो पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारा पिचर प्लांट, और वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये हमारे मॉडिफिकेशन हो गए लीव्स के, यहाँ पे सारा मैंने ये सब कवर करा दिया। अब जल्दी से ज़रा ये देख लो, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमारी दो तरीके की बताई गई, एक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक हमारी हो गई साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अब रेसिमोस और साइमोस में आपको एक वर्ड याद रखना होता है, जो मैं यहीं लिख रही हूँ, आप अलग से लिख लेना। रेसिमोस में क्या हमारा एक्रोपिटल अरेंजमेंट, क्या ऐसा अरेंजमेंट, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा साइमोस में हमारा बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है, और इनके अपने और भी इलेबोरेशन है चीजों के, है ना। साइमोस में मतलब टर्मिनल, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, एक लिमिटेड ग्रोथ होती है कि लास्ट में जाकर के फ्लावर जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिमिटेड ग्रोथ होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि यहाँ पे एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, तो देखो ये तो पूरा हमारा फ्लावर हो गया, ठीक है। अब फ्लावर में जो हिस्से होते हैं, सबसे पहले जो बाहर ग्रीन कलर की पत्तियां होती है उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर जो कलरफुल पत्तियां होती हैं जिसको हम फ्लावर के ही पेटल्स बोलते हैं, वो हो गया हमारे कोरोला, ओके। फिर ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोल देते हैं एंड्रोएशियम, और ये हो गया फीमेल वाला गाइनोएशियम, ओके। इन सबको जोड़ दोगे तो हमारा फ्लावर बन जाता है। ऑलराइट, नीचे ये वाली जो डंडी होती है इसको बोलते हैं पेडिसेल। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गए। अब देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर से मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर की चीजें पहले मैं लिखवाऊंगी, ओके। तो फटाफट से लिखना चालू करो। देखो जब मैं लिखती हूँ फ्लावर, ओके, तो फ्लावर में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। अब देखो एनसीईआरटी में सिमेट्री में हमें दो तरीके की सिमेट्री बताई गई है मेनली। सबसे पहली सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के साथ साथ ना यहीं पे आप इसका सिंबल भी याद करो, एक्टिनोमॉर्फिक को हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। और अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि यही होती है एक तरीके से रेडियल सिमेट्री। क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, ओके। फिर दूसरी जो सिमेट्री की बात करी है वो है जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक जो है इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा परसेंटेज वाला, ठीक है। और यही होता है हमारा बायलेटरल सिमेट्री, ओके, बायलेटरल सिमेट्री। तो चलो अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अब देखो एमसीडी डिपार्टमेंट होता है ना भाई, स्लो काम करता है, बड़ा क्या करता है, स्लो काम करता है। एमसीडी स्लो एक्ट करता है। तो एम से याद रखो हमारा मस्टर्ड, ठीक है। सी से याद रखो यहाँ पे हमारा हो जाता है चिली, एंड डी से हमारा ददूरा। अभी देखो एमसीडी को यहाँ पे याद रखो क्या है, मस्टर्ड, चिली एंड ददूरा, ओके। मैं सेम दोबारा रिपीट करवाऊंगी अभी। अब जाइगोमॉर्फिक में आप ये डायरेक्ट याद करो, इसमें मैं कोई आपको निमोनिक नहीं बताने वाली, हर जगह निमोनिक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखो पी गुलमोहर, केशिया एंड बीन, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे इनको बताया ना, आप इसको ऐसे याद करो क्योंकि यही हमारा आगे नेक्स्ट और हेल्प करने वाला है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मतलब यहाँ पे जो सिमेट्री बात करी गई है, मतलब जिसमें सिमेट्री ना हो, एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक हमारा, इसका एग्जाम्पल एक ही हमारा इकलौता कैना, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना। एक तो फ्लावर में आपने सिमेट्री पढ़ ली। अब दूसरी चीज जो आप फ्लावर में पढ़ने वाले हो कि भाई जो मतलब इसके जो पार्ट्स हैं उसकी किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। अब देखो तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से फ्लावर को हम अलग अलग वर्ड से बोलते हैं कि हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस या फिर एपीगाइनस, ठीक है। तो इन तीनों में अभी हम चीजें देखेंगे कि हाइपोगाइनस किसको बोलते हैं। देखो पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये हमारा हाइपोगाइनस, ये दोनों हो गए हमारे पेरीगाइनस के, और ये हो गया हमारा एपीगाइनस। अब क्विकली देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। हाइपोगाइनस में जब ओवरी सबसे ऊपर लेवल पे हो और बाकी सब चीजें ओवरी के नीचे से स्टार्ट हो, मतलब कि
ओवरी सबसे ऊपर लेवल में होगी और बाकी सारी चीजें नीचे स्टार्ट होगी। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हम हाइपोगाइनस, ठीक है। तो अगर ओवरी सबसे ऊपर है तो इसका मतलब इसमें हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। ओके, अब लास्ट वाला पहले देखो एपिगाइनस। अब एपिगाइनस ये जो डी में है हमारा, मतलब इसमें क्या है कि जो हमारी ओवरी है वो पूरी तरीके से अंदर बंद हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीटली बंद हो चुकी है और बाकी सारे पार्ट जो है वो ऊपर से हमारे निकल रहे हैं। ओके, और अब बात करते हैं हम पेरीगाइनस की। तो पेरीगाइनस में क्या होता है कि ऑलमोस्ट मतलब जो है सेम लेवल पे आकर के चीजें आ जाती हैं, ठीक है, मतलब निकलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो हमारा अलग अलग तरीके का होता है। सबसे पहला मैं बात करूं हाइपोगाइनस, ठीक है। तो जब भी हाइपोगाइनस आप सुनते हो तो हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, बाकी सारे पार्ट्स नीचे, ओवरी सबसे ऊपर। इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होती है सुपीरियर ओवरी, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। ओके, अब नेक्स्ट फ्लावर जो होता है वो होता है हमारा पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में हमारा आपको पता होना चाहिए, इसमें हम क्या बोलते हैं, देखो ओवरी जो है वो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होती पर हाँ थोड़ी अंदर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है क्या, एपिगाइनस। अच्छा, अब एपिगाइनस में क्या हो गया, पूरी तरीके से एनक्लोज हो गई, जैसे इसमें मैंने बताया ना, ये पूरी तरीके से एनक्लोज हो गई, तो ये कंप्लीटली वो बंद हो गई, इसलिए हम बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, ठीक है। चलो, अब इसके एग्जाम्पल की बारी आती है। अब देखो एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे आपने देखा था कि एमसीडी है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एमसीडी का ही दोबारा इस्तेमाल करने जा रही हूँ, जिसको मैं बोलूंगी एमसीबी। क्या बोलूंगी, एमसीबी। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, सेम सेम सा बना दिया। अब देखो ना, नहीं होगी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फ्लावर की, वहां पे भी बात करते फ्लावर की, वो सिमेट्री था, ठीक है, पर यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ एम से वापस हमारा क्या होगा, मस्टर्ड, ये तो सेम ही है हमारा। वहां पे सी से चिली हो गया, यहाँ पे हमारे सी से क्या होने वाला है, चाइना रोज। अब आप कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे चाइना रोज और वहां पे चिली। देखो यहाँ पे मैंने आपको फ्लावर दिखाया है ना, फ्लावर दिखाया, तो जहां मैंने फ्लावर दिखाया तो फ्लावर में आप चिली सोचोगे या चाइना रोज सोचोगे, तो चाइना रोज हम लिख देंगे, ठीक है। और बी से यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रिंजल। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। ओके, अब पेरीगाइनस का देखो, पी से पेरीगाइनस स्टार्ट होता है और पी से ही हम याद रखेंगे पी आर पी। क्या याद रखेंगे, पी आर पी, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। तो पी से हमारा हो गया प्लम, आर से हो गया हमारा रोज, पी से वापस हो गया हमारा पीच, है ना, सारी खूबसूरत चीजें एक साथ आ गई, प्लम, रोज और पीच। चलो, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एपिगाइनस की बात करते हैं। अब देखो एपिगाइनस का एग्जाम्पल हमारा क्या होने वाला है, मैं यहीं पे लिखती हूँ। एपिगाइनस का एग्जाम्पल होने वाला है हमारा, देखो ऐसे, कु गु सु, ठीक है, कु गु सु। हाँ, कु गु सु ही याद करेंगे हम। कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, ठीक है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए, कुबूसू, एमसीबी एंड पीआरपी। चलो, अब इसके बाद फटाफट से हम बात करते हैं एस्टिवेशन की। चलो, तो एस्टिवेशन हमारा होता क्या है, एस्टिवेशन होता है कि भाई अब ये जो हमारे कैलिक्स और कोरोला होते हैं, इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से हो रही है, एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ मतलब अपने अपने मेंबर की बात करें, जैसे या तो ये सिर्फ कैलिक्स के मेंबर होंगे या तो ये सिर्फ कोरोला के मेंबर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैलिक्स के कोरोला के साथ मैंने बता दिया, तो आपस में ही होते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ एस्टिवेशन, सबसे पहले क्या होता है, वेलवेट, फिर आता है ट्विस्टेड, फिर आता है इम्ब्रिकेट, फिर आता है वेक्सिलरी। तो चलो मैं इसके कुछ कीवर्ड्स ऐसे लिखती हूँ यहाँ पे, जिससे आपको इनकी डेफिनेशन भी याद हो, ठीक है। अब देखो जैसे आपको वेलवेट में दिख रहा है, इस तरीके से ये मतलब एक दूसरे के जो एंड है ना वो टच नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, डू नॉट, एंड्स डू नॉट टच, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन याद रखनी है। अच्छा, ट्विस्टेड में आपको अगर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, देखो एंड जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं,
है ना, ये ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग भी एक रेगुलर मैनर में हो रही है। तो यहाँ पे याद रखो, यहाँ का कीवर्ड क्या है, रेगुलर ओवरलैपिंग, ठीक है। और ट्विस्टेड में भी ओवरलैपिंग हो रही है, बट ट्विस्टेड में कैसी हो रही है, इररेगुलर ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी हो रही है, इररेगुलर ओवरलैपिंग, ठीक है। और लास्ट हमारा वेक्सिलरी आ जाता है। वेक्सिलरी में तो हमारे ये जो दो बड़े बड़े होते हैं ऊपर के स्टैंडर्ड वाले, ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर ये दो साइड के होते हैं छोटे, इनको बोलते हैं विंग्स, ठीक है। फिर ये एंटीरियरली ये एक होता है हमारा, इसको बोलते हैं कील। तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला वेलवेट, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, एंड्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ट्विस्टेड में हमारे रेगुलर ओवरलैपिंग होती है, इम्ब्रिकेट में इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है। अब सवाल आता है इनके एग्जाम्पल का, तो चलो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल लिखते हैं जल्दी से। एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन हमारा अरेंजमेंट होता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक निमोनिक बना के बैठी हूँ, विच इज VCTC, इंडिया गॉट वेरी पॉपुलर। क्या देखो, VCTC इंडिया गॉट वेरी पॉपुलर, ऐसे याद कर लो इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। V से हो गया हमारा वेलवेट, ठीक है। T से हो गया हमारा ट्विस्टेड, I से हो गया हमारा इम्ब्रिकेट, फिर लास्ट वाला V जो है हमारा वेक्सिलरी। मैंने एक ऑर्डर में लिखा है ताकि डायग्राम से मैच हो जाए, ठीक है। चलो अब C से हमारा जो VC का C है वो होता है कैलोट्रोपिस, ओके, कैलोट्रोपिस। अब T का जो C है वो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ना चाइना रोज आ गया। अब जहाँ पे आप चाइना रोज को याद रखोगे वहीं पे आप भिंडी को भी याद करो। लेडीज फिंगर सेम फैमिली के हो गए, लेडीज फिंगर, और इसी के साथ साथ कॉटन, अगेन फॉर द सेम रीजन, ठीक है। फिर जी से हमारा क्या आ जाएगा, गुलमोहर, ओके। और पी से वेक्सिलरी के पी से आ गया पी। अब देखो आपने अभी देखा था ये एग्जाम्पल है ना, पी और गुलमोहर का, ठीक है। तो पी और गुलमोहर जो है ना, अब ये जो केशिया और बीन है ये यहाँ पे आप बांट दो, गुलमोहर के साथ केशिया आ जाता है और पी के साथ हमारा बीन आ जाता है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पी के साथ बीन और गुलमोहर के साथ में लिखूंगी केशिया, ओके। तो ये यही चारों एग्जाम्पल हमारे जाइगोमॉर्फिक में भी आते हैं। तो उन्हीं चारों को स्प्लिट करके इस तरीके से लिखते हैं, पी और बीन हमारा मैक्सिलरी और गुलमोहर और केशिया हमारा इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फटाफट से कवर करेंगे एंड्रोइशियम, ठीक है। अब एंड्रोइशियम में देखो हमें ना यहाँ पे कुछ टर्म्स और उसके एग्जांपल याद रखना। तो टर्म्स के मीनिंग आपको पता चाहिए। सबसे पहले एपिपेटलस। अब एपिपेटलस क्या होता है, जब एंड्रोइशियम जो है वो हमारा पेटल से, जो भी हमारी पेटल है उससे जुड़ा हुआ, तो ऐसा हम बोलेंगे एपिपेटलस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारी टर्म होती है एपिफाइलस। अब एपिफाइलस क्या होता है, अगर हमारा एंड्रोइशियम जो है वो हमारा पेरियांत से जुड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया मोनोडेल्फस। अब देखो एंड्रोइशियम जो है ना वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो एंड्रोइशियम अगर बहुत सारे हैं और उनका अगर एक गुच्छा बना दिया जाए तो इसको बोलेंगे मोनोडेल्फस। और अगर हम बहुत सारे गुच्छे बना दें इस तरीके से, मतलब मान लो ये हमारे एक गुच्छा हो गया, ये दो गुच्छा हो गया, तो ये हो गया हमारा कौन सी कंडीशन, डायडेल्फस, ओके। और अगर उसी तरीके से बहुत सारे गुच्छे बना दिए जाएं, दो से ज्यादा बना दिए जाएं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेल्फस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और अब नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल इसमें पढ़ेंगे वेरी लेंथ, जिसमें मतलब ऐसे होंगे जिसमें एंड्रोइशियम की अलग अलग लेंथ होगी, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो इस तरीके से। अब फटाफट से एग्जांपल देखो, एपिपेटलस मतलब जिसमें एंड्रोइशियम उसके पेटल से जुड़ा हुआ हो, उसका एग्जांपल हो गया ब्रिंजन। नेक्स्ट एपिफाइलस, जिसमें एंड्रोइशियम जो है वो पेरियान से जुड़ा हुआ हो, वो गया हमारा लिली,
ठीक है। मोनोडेल्फस मतलब कि जब हमारा एक ही गुच्छा बना हुआ हो तो वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा चाइना रोज। डायडेल्फस जब हमारे दो गुच्छे बने हुए हों तो उसको बोलेंगे हम पी, ठीक है। पॉलीडेल्फस में जब हमारे बहुत सारे गुच्छे बने हुए हों तो वो एग्जाम्पल हमारा हो जाता है सिट्रस। और जिसमें लेंथ वेरी करे, अलग अलग लेंथ के एंड्रोइशियम हो जाते हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल हमारा आ जाता है साल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप इस तरीके से याद कर लोगे यहाँ पे। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गाइनोइशियम की तरफ। हम्म, चलो, तो गाइनोइशियम में हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं क्या, एपोकार्पस और सिनकार्पस। अब देखो इनका मतलब पता होना चाहिए। एपोकार्पस का मतलब ऐसे जब एक से ज्यादा कार्पल मौजूद हो और वो कैसे हो, फ्री हो, ठीक है। और सिन का मतलब जब वो फ्यूज्ड हो, आपस में जुड़े हुए हों। तो एपोकार्पस का हमें एग्जांपल याद रखना है। ऐसा किसमें होता है, लोटस में, रोज में, और एक एग्जांपल में 12th क्लास का ऐड कर रही हूँ तो आप यहीं पे पढ़ लो ना, फायदा होगा, माइशीलिया, ठीक है। फिर सिनकार्पस का एग्जांपल आप याद रखो, मस्टर्ड, टमाटो, और एक 12th के बुक से एग्जांपल है पेपरवर, ठीक है। तो पेपरवर जो है ये 12th में है, पर यहीं याद कर लो, आपको अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। लोटस, रोज, माइशीलिया, मस्टर्ड, टमाटो एंड पेपरवर। तो अब नेक्स्ट जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो है प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो अब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अब ओव्यूल्स जो हैं, मैंने क्या बोला, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अब ओव्यूल्स जो हैं वो एक भी हो सकते हैं या फिर मोर देन वन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये किस पे, मतलब अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं तो ये किससे अटैच होते हैं, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, उससे ये अटैच होता है, ठीक है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से ये अटैच होते हैं कौन, ओव्यूल्स, ओके। अब ओव्यूल्स की अरेंजमेंट इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अब ये प्लेसेंटेशन आपने बुक में देखा होगा, ये डायग्राम दिए हुए हैं, है ना। तो ये सारे डायग्राम आपको देख करके भी पता चलने चाहिए कि जैसे ये पहला वाला डायग्राम जो ये किसका है, ये मार्जिनल का है, ओके। फिर नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारा, ये हमारा किस चीज का है, एक्सेल का है, ओके। नेक्स्ट ये हमारा पेराइटल आ जाता है, ठीक है। और फिर ये हमारा फ्री सेंट्रल आ जाता है और ये हमारा बेसल आ जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे, ये तो आपको देख के पता चल जाएगा कि बेसल है ना। यहाँ पे सिर्फ बीच में ऐसा बन रहा है तो ये फ्री सेंट्रल हो गया। पेराइटल में याद रखो पेरीफेरी पे हमें ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पेराइटल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की अरेंजमेंट आ रही है और अंदर इस तरीके से ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा हो गया एक्साइल, ठीक है। और ये हमारा मार्जिनल। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने हैं और मीनिंग याद रखनी है, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, आपको वो भी याद रखने कि इन केस अगर आ जाए, जैसे डायग्राम तो देख के आपको पता चल ही जाना चाहिए कि अच्छा मार्जिनल है, ठीक है। अब मार्जिनल के लिए जो कीवर्ड है वो क्या है, देखो यहाँ पे ना वर्ड आ सकता है जैसे कि रिज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रिज लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वेंट्रल सूचर है उस पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड अगर आपको कहीं दिखे तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें किसकी बात कर रहा है, वो मार्जिनल की बात कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो आपको इसका एग्जाम्पल लर्न कराती हूँ वो ऐसे आप लर्न कर लो, मध्य प्रदेश है ना, MP, ठीक है। तो MP में M क्या हो गया, M हो गया मार्जिनल, और P से हमारा हो गया, जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज P, ओके। ये से हो गया हमारा P, ये हमारा एग्जाम्पल है, ऑल राइट। चलो अब मार्जिनल के बाद हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्सियल की, ओके। तो अब देखो एक्सियल में जो आपको कीवर्ड है जो आपको याद रखना वो क्या है कि यहाँ पे ना हमें मल्टी लोक्यूलर ओवरी देखने को मिलती है। क्या, अगर आपको बात करी जाएगी कि भाई मल्टी लोक्यूलर ओवरी कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो मल्टी लोक्यूलर आप याद रखना कहाँ पे देखने को मिल रही है, एक्सियल में मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ऐसे याद रखो, एक एग्जाम होता है ना लॉ वाले बच्चों के लिए, NLU में एडमिशन लेते हैं, क्या नाम होता है उस एग्जाम का, क्लैट, है ना। तो क्लैट से याद रखो, इस क्लैट में ए जो है ना वो एक्सियल है, वो क्या है, एक्सियल है,
ओके, बाकी फिर हमारा ये हो गया एग्जाम्पल, हमारा सी से क्या हो गया, चाइना रोज, ठीक है। एल से हो गया हमारा लेमन, टी से हो गया हमारा टमाटो। इसको एक और फेमस निमोनिक है ना, बच्चे बहुत यूज करते हैं, ले चिंटू करके, है ना। तो आप वैसे भी याद कर सकते हो कि ये एक्सेल का हो गया लेमन, चाइना रोज एंड टमाटो। अच्छा, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, वो क्या है हमारा तीसरा, पेराइटल, है ना। अब पेराइटल में क्या कीवर्ड जो आपको याद रखना है, वो है कि यहाँ पे कि पहली बात तो पेरीफेरी पे होते हैं ओव्यूज अटैच, ठीक है, पेरीफेरी पे हो सकते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे ना फॉल्स सेप्टम बनता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि फॉल्स सेप्टम कौन से वाले प्रेजेंटेशन में देखा जाता है, तो किस में देखा जाता है, पेराइटल में देखा जाता है। ओके, अच्छा, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ऐसे याद रखो, हाँ, इसमें हम याद रखेंगे कि हम मैप, क्या, मैप, ओके। तो यहाँ पे पी से हो गया हमारा पेराइटल, ओके, पी से हो गया हमारा पेराइटल। बाकी एम से हमारा मस्टर्ड एंड ए से हमारा आर्जिमोन, ठीक है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। देखो आप इनको ना 2 से 3 बार लिख के याद करोगे तो आपको ये पक्का इसी फॉर्म में याद हो जाएंगे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्री सेंट्रल, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्री सेंट्रल, ऑलराइट। अच्छा, अब फ्री सेंट्रल में हमें क्या कीवर्ड याद रखना है कि किस तरीके से हम डेफिनेशन आएगी तो हम पहचान सकते हैं। तो इसमें ना नो सेप्टा, मतलब इसके पास कोई सेप्टा नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड है जो कि आप याद रखोगे। अच्छा, अब इसका जो आप एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, DCP, है ना। तो सी से याद रखो, हमारा सी से हो गया हमारा फ्री सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल याद रखो यहाँ पे। अच्छा, और बाकी एग्जाम्पल हमारा डायंथस एंड प्रिमरोज, ओके। अच्छा, और नेक्स्ट वाला जो है हमारा बेसल, बेसल को तो आप डायरेक्ट याद कर लो, है ना। बेसल में हमारे ये 2 फूल आ जाते हैं हमारे, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ओके। तो ये आप याद कर लो डायरेक्ट। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशंस नहीं करा रही हूँ, मैं आपको मेनली एग्जांपल याद करवा रही हूँ, है ना। तो आप फ्रूट में यहाँ पे ये जो मैंगो और कोकोनट का दे रखा है, आपके इसकी लेबलिंग याद कर लो एक तो, है ना, कि ये हमारा एपिकार्प है, ये बीच में हमारा इसका मीजोकार्प है, ये अंदर की तरफ इसका सीड है ना, फिर ये सीड कोट जो हो गया हमारा, ओके। तो इस तरीके से ये चीजें याद कर लो, लेबलिंग। अब यहाँ पे हमें याद क्या रखना है और इसके बारे में, तो मैंगो और कोकोनट इन दोनों के लिए ही एक कॉमन बात है कि इनको क्या बोला जाता है कि ये दोनों ही हमारे किस टाइप के फ्रूट है, इस फ्रूट को बोला जाता है ड्रूप। क्या बोला जाता है कि ये ड्रूप फ्रूट है, ओके। अच्छा, और एक चीज और कि ये दोनों ही फ्रूट ऐसे हैं जिनमें मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी इन दोनों में ही, ओके। अच्छा, और इनका एडिबल पोर्शन क्या होता है कि हम इसका कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो एडिबल पोर्शन जो है कौन सा होता है, तो इसके नाम में आप याद रखो मीजोकार्प, हम इसका क्या खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं, ओके। तो ये हो गया फ्रूट में, फ्रूट में आप बस इतना याद रखो। अब नेक्स्ट आ जाओ सीड पे। तो अब देखो ये जो सीड है, ये कौन सा सीड दे रखा है, डाइकोट सीड दे रखा है ना। अब डाइकोट सीड में ये जो है हमारा सीड कोट है ऊपर से, राइट। फिर ये हमारा हाइलम है सॉरी, यहाँ पे हमारा हाइलम है, फिर ये हमारा माइक्रोपाइल हो गया, ओके। और ये वाला जो डायग्राम है, ये तो हम बचपन से देखते हुए आते हैं ना, कॉटिलेडन है, प्लूम्यूल है और रेडिकल है ना। प्लूम्यूल से हमारा शूट सिस्टम निकलता है, रेडिकल से रूट सिस्टम निकलता है, कॉटिलेडन जो है वो स्टोरेज के लिए हेल्प करता है ना, नरिशमेंट के लिए। ये वाला मोनोकॉट सीड का भी डायग्राम देख लो, और इसमें कुछ चीजें जो मैं मार्क कर रही हूँ वो तो स्पेशली देखो। एक तो ये एलेरॉन लेयर, है ना,
सबसे पहले तो ये देखो कि ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है। ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा जो है, ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म की चारों तरफ ये जो एक लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये रहा हमारा इसका स्क्यूटेलम जो मार्क कर रखा है ना। स्क्यूटेलम क्या होता है, मोनोकॉट के कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ऑलराइट, फिर इसके बाद ये रहा प्लूम्यूल। यहाँ पे प्लूम्यूल होता है, यहाँ पे रेडिकल होता है। ठीक है, अब ऐसा कुछ टिश्यू होते हैं जो कि इन दोनों को ही ना सराउंड करके रखते हैं, जैसे कि ये मैंने मार्क कर रही हूँ, है ना। तो जो टिश्यू प्लूम्यूल को सराउंड करके रखेगा उसको बोलेंगे कॉलियोप्टाइल, और जो रेडिकल को करेगा उसको कॉलियोराइजा। इनको हम अनडिफरेंशिएटेड शीथ भी बोलते हैं। तो आप कैसे याद करोगे कि प्लूम्यूल को कॉलियोप्टाइल कर रहा है, रेडिकल को कॉलियोराइजा? तो इनके नाम में ही वो लेटर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे प्लूम्यूल में पी है, कॉलियोप्टाइल में भी पी है। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल का आर और यहाँ पे कॉलियोराइजा में आर। तो आप ऐसे याद कर रहे हो, है ना, पी पी प साउंड आर है ना, तो कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल को सराउंड करता है और कॉलियोराइजा रेडिकल को। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी सीड, कोट एंड फ्रूट, वॉल, ये सब आप देख लो। ओके, तो ये हो गया हमारा मोनोकॉट। अब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं यहाँ पे, तो अब एग्जाम्पल याद कर लेते जल्दी से डाइकॉट, मोनोकॉट के, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हमें यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डाइकॉट में व्हीट एंड मेज एंड मोनोकॉट सीड्स में हमारे पी और ग्राम। ठीक है, जो कि हम सबको ऑलरेडी पता होते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ और चीजें दी हुई हैं कि जैसे कुछ सीड्स होते हैं जो कि एंडोस्पर्मिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो बच जाता है। ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वो हो जाते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स होते कौन है, मतलब कौन होते हैं। तो ज्यादातर जो है हमारे मोनोकॉट्स है वो मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं। उसी तरीके से जो हमारे ज्यादातर डाइकॉट्स है वो हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं मोस्टली मोनोकॉट्स, तो हम किन के बारे में सोचते हैं, तो कैस्टर, कोकोनट, मेज एंड व्हीट। ठीक है, एंड सिमिलरली जब हम बात करते हैं मोस्टली डाइकॉट में, तो डाइकॉट में पी, बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट। ठीक है, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स होंगे, मतलब कि कुछ डाइकॉट्स भी होंगे जो हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। अब उनके एग्जांपल जैसे कि सनफ्लावर, कॉटन एंड कॉफी हो जाता है। ठीक है, अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाइकॉट्स हो, मतलब कि कुछ मोनोकॉट्स भी हो सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, वेरिस्टेरिया एंड पोथस। अब आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, बाहर का पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया था कि मैं इस सेक्शन में थोड़ा सा 12th का भी देने वाली हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि अब जो चीजें यहाँ पे है कुछ चीजें 12th में दे रखी हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जब पूछते तो वो मिक्स करके पूछते हैं, वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि ये तो हमने 11th से दिया है, हमने 12th से दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी फैमिलीज इंक्लूड करूंगी। और ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा था, बट प्रॉमिस नेक्स्ट वाला इतना लंबा नहीं होगा। बट वैसे अगर देखा जाए कि अगर आप 1 घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें अगर आप कवर कर लेते हो, वो भी इतनी अच्छी तरीके से, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझ में आई होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।